नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मौसम बहुत सुहावना है, रिमझिम बारिश भी हो रही है और रिमझिम बारिश में हम वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए लेटेस्ट खबर भी लेके आ रहे हैं। आज आपके लिए महत्वपूर्ण खबर देने वाले हैं दोस्तों। आपने थंबनेल और टाइटल में तो हेडिंग पढ़ ही लिया होगा कि तीसरे चरण की जो काउंसलिंग होगा उसमें किसको फ़ायदा होने जा रहा है। तो आज इसी से रिलेटेड हम वीडियो देने जा रहे हैं, क्योंकि पहला राउंड का काउंसलिंग निकल गया है, दूसरे राउंड का काउंसलिंग चलने वाला है अगस्त में, और तीसरे राउंड का जो काउंसलिंग आएगा उसमें किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा और किन अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा होने वाला है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। दोस्तों, अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, शिक्षा विभाग से लेटर आ रहा होगा तो आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ जिले का, जैसे मान लिया कि नालंदा जिला में 50% का काउंसलिंग हो रहा है, 50% का काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि है काउंसलिंग तो यहाँ का रद्द कर दिया गया, मन छोटा हो गया, काउंसलिंग एक साथ होता तो अच्छी होता। लेकिन मेरे नज़र से, मेरा पर्सनली बातों को हम अपना जिक्र कर रहे हैं कि मेरे नज़र से ये सही हो रहा है। अब आप बताइएगा कि सही कैसे हो रहा है सर। कुछ लोग तो तुरंत में गाली अभी कमेंट में लिख देंगे कि क्या लोल वाली बात कर रहे हो। तो लोल वाली बात नहीं, तर्क से इस चीज़ को समझिए। हम आपको तर्क से समझाएंगे कि कुछ जगह का अगर काउंसलिंग रद्द होता है, या रद्द नहीं, स्थगित होता है और तीसरे चरण में उसका जाकर काउंसलिंग होता है, तो आपका इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, खास करके कम परसेंटेज वाले को। अब चलिए मान लेते हैं कि नालंदा जिला में 100 पंचायत है, 100 पंचायत में आपका 80 पंचायत का काउंसलिंग हो रहा है अगस्त में, और 20 पंचायत नियोजन इकाई का काउंसलिंग आपको तीसरे चरण में यानी कि तृतीय चरण में किया जाएगा। आप बोलिएगा कि इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो हम आपको बता देते हैं कि हर एक कैंडिडेट 20 से ऊपर फॉर्म डाले होंगे। एक अंदाजा हम लेके चलते हैं, ऐसे तो लगभग 60, 70, 70, 80, 90 लगभग डाले होंगे। अगर कुछ 20 भी डाले होंगे या 10 भी डाले होंगे या 15 भी डाले होंगे फॉर्म, तो वो ऐसे कैंडिडेट डाले होंगे जिनका 85, 90 नंबर का मेधा अंक बन रहा है। 80 से ऊपर जिनका है वो लगभग 20 या 25 डाले होंगे, और जिनका 90, 95 का लगभग मेधा अंक होगा वो 10, 15 लगभग डाले जरूर होंगे, और ख़ास करके अपने ज़िले में डाले होंगे। अब इसका बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि 80 का तो काउंसलिंग हो जाएगा, 20 जगह का काउंसलिंग नहीं होगा, तो जो अभ्यर्थी, मान लिया कि मैंने 20 फॉर्म डाला नालंदा जिला में, हम समझा रहे हैं, इसका पूरा सच्चाई नहीं लीजिएगा, समझ लीजिएगा बातों को। जैसे हमने 20 फॉर्म डाला नालंदा जिला में, 20 फॉर्म में पता चला कि 15 जिला का काउंसलिंग हो रहा है और 5 जिले का काउंसलिंग नहीं हो रहा, तो इसमें हमें खुशी होगी, दुखी हमको नहीं होना चाहिए। अब खुशी किस लिए होगी? अब मान लिया जाए कि 15 जिले का काउंसलिंग तो हम एक जगह कराने जाएंगे, कहीं भी जाएं तो एक जगह कराने जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि जिला मुख्यालय में इसका काउंसलिंग हो रहा है नालंदा जिला का दीपनगर में हम काउंसलिंग कराने जाएंगे, तो वहाँ 3, 4 या 5 ब्लॉक में मेरा नाम आ सकता है। तो हो सके उस दिन हम 5 ब्लॉक विजिट कर सकते हैं। 10 ब्लॉक तो मेरा काउंसलिंग निरस्त हो जाएगा, 10 ब्लॉक में फॉर्म डालने से तो मेरा घाटा हो गया, उससे तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेरा उस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ, जान लीजिए उस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ जिस दिन, क्योंकि एक दिन तो हम पूरे 20 जगह जो फॉर्म डाले उसको तो विजिट नहीं कर सकते। कोई अगर ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो 20 जगह फॉर्म डाले हैं, 20 जगह का सेंटर विजिट कर लीजिएगा, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वैसे कौन कैंडिडेट हैं और कौन ऐसे किए हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि 20 में से आप 15 मान लीजिए कि 15 जगह का आपको काउंसलिंग कराने जाइएगा, जिसमें से आप 5 जगह विजिट कर सकते हैं, 10 जगह वहाँ भी आपका निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ 10 जगह आप नहीं पहुँच पाइएगा काउंसलिंग करवाने के लिए। भूल चूक से, भगवान के नहीं मानते हैं, भूल चूक से उस दिन आपका काउंसलिंग ना हो, किसी कारणवश उस दिन काउंसलिंग ना होगी। अगर मान लिया कि आपका 60, 55 या 52% है या 58% है, अब भूल चूक उस दिन आपका काउंसलिंग ना हो पाए, आपसे पहले ऊपर वाला जो आपका ऊपर वाला कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन उस दिन कर दिया जाए और आपका उस दिन सिलेक्शन ना हुआ, तो आप निराश हो जाइएगा। फिर बोलिएगा कि अब तो मेरे पास चांस नहीं है काउंसलिंग करवाने का, तो आप कैसे काउंसलिंग करवाइएगा? अब देखिए, कारगर यही होगा कि जो
5 जगह का नियोजन, पंचायत नियोजन इकाई का या ब्लॉक का काउंसलिंग नहीं हुआ, जिस 5 नियोजन इकाई में आपने फॉर्म डाला है उसका काउंसलिंग नहीं हुआ और उसका काउंसलिंग तीसरे चरण में जाके होगा। किसके चरण में? तीसरे चरण में जाके होगा। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? अरे 5 जगह तो मेरा फॉर्म और डाला हुआ है, वहाँ तो एक बार और काउंसलिंग हुआ, यानी कि आपको तीसरे चरण में जाने का मौका मिल सकता है अगर दूसरे चरण में आपका काउंसलिंग नहीं होता है। खास करके जो 60% वाले हैं, 65% वाले हैं, 62% वाले हैं, उनको फायदा करेगा। तो भगवान से आप ये मनाइए कि अगर आप 30 जगह फॉर्म डाले हैं तो 30 जगह में आपका 5 जगह या 10 जगह या 8 जगह या कितने भी जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, जितने भी जगह बनता हो, आप उसको मनाइए कि वो जो काउंसलिंग है तीसरे चरण में जरूर जाए। टोटल का टोटल ऐसा ना हो कि जो आप फॉर्म डालें, अगर 17 का 17 फॉर्म डाले हैं और 17 फॉर्म जो आपका है, 70 जो फॉर्म है आपका अगस्त में ही काउंसलिंग हो जाए और इस बीच आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये सब जानते हैं कि मेरा 72 है, 75 है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो बेचारे 62% वाले हैं, जो बेचारे 65% वाले हैं, जो बेचारे 55% वाले हैं, 58% वाले, उनका सिलेक्शन क्या होगा? उनका कुछ हो सकता है, उनका कोई उपाय हो सकता है। तो उसका उपाय यही है कि जो तीसरे चरण में, अब तो ये हमने बता दिया, अब तीसरे चरण में कैसे होगा तो देखिए, लगभग जुलाई में जो काउंसलिंग हुआ था वो जितने भी 85, 82, 80, 90, 95 लेके बैठे हुए थे उनका तो जुलाई में सिलेक्शन हो गया। 12,000, 15,000, जो भी 16,000 का सिलेक्टेड लिस्ट आया है तो 16,000 कैंडिडेट तो निकल गए। खास करके यूआरएफ के लिए, जनरल वालों के लिए, SC/ST का तो कट ऑफ 60-62 तो जा ही रहा है, लेकिन जनरल का तो कट ऑफ 72, 75, 76 के लगभग में जा रहा है। तो ये जान लीजिए कि 76 से ऊपर वाले जितने थे, 80 से ऊपर वाले जितने बचे हुए थे कैंडिडेट, उनका तो सिलेक्शन हो गया। अब कहिएगा सर 80 वाले तो कुछ बच ही रहे हैं, तो वो इसलिए बच रहे हैं कि जिनका टॉप मेरिट है वो चाहते हैं कि हम घर में अपने गृह जिला में सिलेक्शन करवाएं, इसलिए वो बैठे हुए हैं। तो उनका सिलेक्शन तो इसमें हो ही जाएगा। कम से कम तो 60% वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन तो अगस्त में हो ही जाएगा। बचे कितने? 60 से नीचे, 65 से नीचे, अगर 65 मान लेते हैं कि 65 से ऊपर वाला का सबका सिलेक्शन हो गया, बचे कितने? तो 65 से नीचे वाले सिलेक्शन बचे, कैंडिडेट बचे, उनका अगर तीसरे चरण में मौका मिलता है तो वो जरूर जाएंगे तीसरे चरण में काउंसलिंग करवाने। और तीसरे चरण में जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि 5 सीट है तो मात्र कहीं जगह 1 अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं तो कहीं जगह 2 अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, वहाँ भी सीट खाली रह जाएगा। अगर इस तरह का काउंसलिंग होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 नियोजन इकाई का काउंसलिंग तीसरे चरण में है और 5 नियोजन इकाई में टोटल 100 कैंडिडेट हैं और 100 कैंडिडेट में आपका 80 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है और 20 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता, तो 20 कैंडिडेट का सिलेक्शन आप कितने? तीसरे चरण में जाके काउंसलिंग करवाइएगा। और तीसरे चरण में काउंसलिंग करवाने का मतलब होगा कि टोटल 50 सीट है, कैंडिडेट बचे कितने? तो 20, तो 20 का तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी 30 सीट आपका बचेगा। इस तरह से आप एनालिसिस खुद कर सकते हैं, खुद गाइडलाइन कर सकते हैं, खुद रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा। और ये फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जिनका काउंसलिंग तीसरे चरण में होगा। जो फॉर्म जिस नियोजन इकाई में भरे हैं, अगर उस नियोजन इकाई का काउंसलिंग तीसरे चरण में हो रहा है तो उस कैंडिडेट के लिए ही ऐसा फ़ायदा करने वाला है। तो हमें आशा है दोस्तों कि हमने इतना अच्छा तरीका से आपको समझाया। अगर आप भी अभी तक नहीं समझे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको हम फिर से एक नया वीडियो बना के लाएंगे और उस कमेंट पे, उस प्रश्न पे हो सके जवाब दे के हम आपको समझाएंगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं समझने में। तो ये वीडियो कितनी अच्छी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हर एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।